नमस्कार बच्चों, ये आपकी बैच 34 है। कक्षा 9 21/9/2020 आज की डेट है। ये अपठित गद्यांश प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। ये पट्टे वैसे तो आपका पठित गद्यांश होना चाहिए, लेकिन अपठित गद्यांश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पाठ पूरी तरह से आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। इसकी एक एक्टिविटी आपने की है, तो इसके लिए मैं इसे अपठित गद्यांश कह रही हूँ। इसके बाद हम अब आगे अपने वर्कशीट देखेंगे। वर्कशीट 34 है और वर्कशीट 34 के बाद ये आपका एक सेकंड बच्चों, ये बेटा आपकी वर्कशीट 34 कक्षा 9 दिनांक 21 अपठित गद्यांश और प्रेमचंद के फटे जूते। जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो ये आपको अब हम अगली वर्कशीट देखेंगे। अपनी वर्कशीट में देखिए, ये आपकी पूरी वर्कशीट है जिसे आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, करना है। यहाँ आपका नाम आएगा या कक्षा अध्यापक का नाम, ये आपका विषय, ये आपके वर्कशीट नंबर 34 प्रेमचंद के फटे जूते। ये आपके वर्कशीट का दूसरा भाग है, इसका एक भाग आप पहले कर चुके हो और ये आज की दिनांक 21 सितंबर। अब ये पूरा पैराग्राफ है, ये प्रेमचंद जी की फोटो है, जिस फोटो के आधार पर लेखक ये पैराग्राफ लिख रहा है या इसने पूरा पाठ इस फोटो के आधार पर लिखा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया है। उसके बाद ये पूरे 5 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। अब इसके बाद हम आगे पैराग्राफ देखेंगे कि देखिए इसमें किस तरह से पूरा बताया गया है। यहाँ ये देखिए फोटो में इनके जूते देखिए, इस जूते पर ये पूरा पैराग्राफ केंद्रित है। मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। अब यहाँ साहित्यिक पुरखे कहा गया है प्रेमचंद जी को। साहित्यिक पुरखे, इसके लिए पहले आप पुरखे शब्द का अर्थ समझिए। पुरखे जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पापा हैं, उनके पापा के पापा के पापा, यानी कि आपके दादा परदादा, वो सब आपके पुरखे हैं। तो ऐसे ही साहित्य में लेखक से पहले वाले जितने भी पुराने लेखक होते हैं, वो सब उस आज के समय के लेखक के पुरखे हैं। दोनों ही साहित्य से संबंधित है, यानी कि लेखन कार्य करते हैं, इसलिए साहित्यिक पुरखे कहा गया है। तो आपको उम्मीद करती हूँ साहित्यिक पुरखे का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। यानी कि जो लेखक ये कह रहा है, उस समय के लेखक से पहले वाले जितने भी लेखक हैं, वो उस आज के समय के लेखक के साहित्यिक पुरखे हैं। इसके बाद आगे वो कहता है, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली दिख रही है, बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं? यहाँ बेटा लज्जा का अर्थ है शर्म आना, संकोच का मतलब है झिझकना और झेप का मतलब अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? यहाँ इस धोती की बात हो रही है, इसको अगर वो थोड़ा और नीचे खींचते तो शायद ये जो उनके जूते दिखाई दे रहे हैं फटे हुए, वो नहीं दिखते। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। यहाँ बेपरवाही का अर्थ है कि वो किसी की परवाह नहीं कर रहे। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यहाँ अधूरी मुस्कान का मतलब है कि प्रेमचंद जी जैसे ही मुस्कुराने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उससे पहले ही फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा और क्लिक करके उनकी फोटो खींच ली होगी। अब ये मुस्कान उपहास और व्यंग कैसे है? उपहास का मतलब है मजाक उड़ाना। तो जैसे वो अपनी मुस्कान के जरिए अपने आसपास के समाज का मजाक उड़ा रहे हैं और उस मुस्कान के ही जरिए समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में व्यंग कर रही है, उन पर व्यंग कर रहे हैं कि ये लोग इस तरह की समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश ही नहीं करते और सोचते हैं यही सब ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम अपने प्रश्न उत्तर करेंगे।
अब ये देखिए आप, पहला प्रश्न है जो मैंने आपको समझाया था साहित्यिक पुरखे के बारे में, कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा जा रहा है। अब इसका अगला भाग है, आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं। तो बेटा ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। देखो यहाँ भी मैंने लिखा है, अपने पुरखों के बारे में बच्चे स्वयं लिखेंगे, या अपने घर के बड़ों या माता पिता से पूछकर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में एक अधूरापन दिखाई देता है। अधूरापन क्यों? क्योंकि उसने कहा ना अधूरी मुस्कान रह गई, तो उसको अधूरापन महसूस हो रहा है उसमें, कि जैसे फोटोग्राफर के रेडी प्लीज कहने पर उन्होंने गहरे कुएं के तल में से उस मुस्कान को अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की हो, लेकिन जब तक वह मुस्कान अपने चेहरे पर लाते उससे पहले ही फोटोग्राफर ने थैंक यू कहकर फोटो खींच दी हो और उनकी मुस्कान अधूरी रह गई हो। यानी वो सामान्य जीवन में अधिक मुस्कुराते ना हो और फोटो खिंचवाने के लिए जैसे मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी मुस्कान पूरी हो उससे पहले ही फोटो खींच ली गई हो। लेखक को ऐसा दिखाई देता है, उस फोटो के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं। तीसरा, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा। लेखक के अनुसार अपनी पत्नी के आग्रह करने पर प्रेमचंद जी ने फोटो खिंचवाई होगी। अब अगला आगे प्रश्न है, आप अपनी फोटो कब खिंचवाते हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि हम अपनी फोटो आवश्यकता पड़ने पर, जब हमें कहीं जमा करनी हो या चाहिए हो फोटो तब, या जब हम कहीं तैयार होकर जाते हैं तब खिंचवाते हैं। जब किसी फंक्शन में, किसी त्योहार पर हम तैयार होते हैं तब हम फोटो खिंचवाते हैं। चौथा प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा फोटो खिंचवाते हुए प्रेमचंद जी को लज्जा, संकोच या झेप होनी चाहिए थी। लज्जा, संकोच और झेप, इन तीनों शब्दों का अर्थ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसका उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद जी के बाएं पैर का जूता फटा हुआ है और उनका अंगूठा दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और ऐसे ही फोटो खिंचवा ली। इसलिए उन्हें लगता है, लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी को लज्जा, संकोच और झेप होनी चाहिए थी फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचवाते हुए। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश में आए, या बेटा आई, आई शब्द गलत लिखा हुआ है, आए ऐसे लिखना है आपको। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा के, देवनागरी लिपि के या हमारे भारत की अन्य भाषाओं के, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे नहीं लिया गया, विदेशी भाषाओं मतलब बाहर की देशों की भाषाओं से शब्द लिए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया भी गया है, रेडी प्लीज। तो ऐसे ही इसके इसमें तीन और शब्द हैं, विदेशी शब्द, फोटोग्राफर, थैंक यू और क्लिक। ये तीन शब्द और हैं, इन्हें आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं बेटा। ये देखिए, पैराग्राफ में आप ढूंढिए जरा कहाँ है, फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ, ढूंढा, देखिए ध्यान से, पांचवी लाइन में है, उसके बाद लास्ट लाइन में है, उसके बाद उसके ऊपर की लाइन में है। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, फोटोग्राफर, क्लिक और थैंक, ये तीनों शब्द हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं, यानी कि विदेशी शब्द हैं। अब बेटा इसके बाद हमारे पैराग्राफ भी हो गया, प्रश्न उत्तर भी हो गए, और अब आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा। प्रश्नोत्तरों को भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अब इन सभी प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी कॉपी में करना है और हिंदी के ग्रुप पर सेंड करना है। अब आप सभी बच्चे ध्यान से इस काम को करेंगे और हिंदी के ग्रुप में